हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 13वां लेके आ गए हैं। प्रिंस कहता है, वैसे भी सुहानी, मुझे इसमें तुम्हारी परमिशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो मेरा फैसला होगा वही तुम्हारा होना चाहिए। राइट होना क्या चाहिए वही तुम्हारा फैसला है। मेरी हाँ में ही तुम्हारी हाँ है। तो अब इंतज़ार करते हैं दादी के दूसरे एक्शन की। वो आगे के क्या प्लान करती हैं, क्या होता है, कैसे करती हैं, सब दादी के हाथ में है। और तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें दादी जो कहे तैयार रहना है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या कह कर गया है। दूसरी शादी में मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं कि हमारी पहले भी शादी हो चुकी है, तो दूसरे शादी होने में तो मुझे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा मन तो खुश नहीं है इस बात से। लेकिन यहाँ पर मेरी सुनता कौन है? तभी सुहानी को आवाज़ लगती है और उसे कहा जाता है कि दादी आपको बुला रही हैं। सुहानी दादी के पास जाती हैं और दादी सुहानी से कहती हैं, आओ बहू रानी, यहाँ पर बैठो मेरे पास। देखो बहू रानी, मैंने अपने जीवन में जो चाहा वह सब किया है, और जो मुझे नहीं मिलता ना तो उसकी मुझे हिचक होती है। मुझे नहीं मिलता फिर भी मैं उसे पाकर ही रहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और यही वजह है, यही कारण है कि आज हम लोग इतने कामयाब हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन के में हमारे घर का, हमारे परिवार का नाम लिया जाता है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो बहुत ही गरीब थे लोग, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रही हूँ। जो मुझे करना होता है वह मैं करके ही रहती हूँ, किसी की नहीं सुनती। मैंने प्रिंस के दादा से लव मैरिज की थी। मेरे परिवार वाले शादी के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि प्रिंस के दादा के पास कुछ नहीं था, लेकिन मुझे प्रिंस के दादाजी बहुत पसंद थे। तो फिर क्या, जो मुझे पसंद है वो चीज़ मुझे चाहिए, तो मैंने उसे पाकर ही रहती हूँ। मैंने अपने घर परिवार सब को छोड़ दिया और प्रिंस के दादा के साथ आ गई। फिर धीरे धीरे उनके साथ दादा से फिर धीरे धीरे उनके दादा से बात की और अपना एक छोटा सा बिजनेस व्यापार हमने शुरू किया, और इस व्यापार को मैंने ही चलाया। बहुत सारी मुश्किलें देखी, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी और पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आगे बढ़ती गई। जो सामने टक्कर में आया उसको ज़बरदस्त टक्कर दी मैंने, और इसी सीख पर मेरा पोता प्रिंस भी चला। उसका लालन पोषण सब कुछ मैंने किया, उसमें जो भी गुण दिए मैंने दिए, और यही कारण कि आज मेरा बेटा इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। वो बिल्कुल मुझ पर गया है। जिद्दी स्वभाव का, जो उसे चाहिए वह पाकर रहता है। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, सिर्फ आगे ही बढ़ता गया। तुम सोच रही हो कि दादी अचानक से मुझे यह सब कुछ क्यों बता रही हैं। दादी कहती हैं कि मुझे पता है घर में किसी ने भी तुमसे कोई ऐसी बातें शेयर नहीं की होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर होगा। तो सुनो, यही कारण है कि मैंने अपने पोते को बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं अब जीवन के उस चरण पर आ गई हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। मैंने उसकी शादी होते हुए नहीं देखी। वह अचानक से उसने शादी कर ली और फिर हमें बताया कि मैंने शादी कर ली। कुछ उसकी मुश्किलें होंगी, कुछ उसका मर्जी होगी, जो भी है हमने उससे नहीं पूछा। लेकिन अब मैंने मन में ये है, इच्छा जागी है कि मैं अपने पोते की शादी अपने सामने होते हुए देखूं। यह जो सब मैंने तुम्हें बताया कि मैं कितनी जिद्दी हूँ स्वभाव की, क्यों हूँ, जो मुझे चाहिए तो चाहिए। हम अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ, तो वह तो अब होकर रहेगी। तो अब तुम बस तैयारियां करो। मैं किसी से यह नहीं कहूँगी कि तुम्हारी मर्जी है या नहीं दोबारा शादी करने की। मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि तुम मुझे अभी अच्छे से नहीं जानती हो। तो बहू रानी समझ गई। आप अब जाइए, अपना काम कीजिए और तैयार रहिए। जब मैं बोलूँगी तब आप
लोगों के शादी के प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे। जाइए और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। याद रहे, सिंपल सादा खाना होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। उसमें सुहानी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सुहानी को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। यह घर के लोग किस तरह के हैं। उन्हें प्यार भावना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। यह नहीं देखते कि सामने वाले की इच्छा है या नहीं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैंने प्रिंस से प्यार भी किया और हमने मंदिर में जाकर शादी तक की, तो मैंने ऐसा प्रिंस में क्या देखा कि मुझे उससे प्यार हो गया। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। यह सब समझने में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो याद नहीं है वह मुझे याद दिलाओ भोलेनाथ। उधर दूसरी तरफ राहुल को अपने आप बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि 2 दिन हो गए मुझे अंजलि को ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक मुझे उसका पता नहीं चला। क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अंजलि को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। शायद यह काम मुझसे अकेले से नहीं होगा, मुझे किसी न किसी की मदद लेनी होगी। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा अपनी अंजलि को पाने के लिए। तभी आरोही का फ़ोन आता है। राहुल आरोही से कहता है कि घर पर सब लोग कैसे हैं। आरोही कहती है, तुम वहीं से पूछते रहोगे या घर भी वापस आओगे। राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अचानक से तुम्हें कौन सा ऐसा काम आ गया जो तुम वहीं पर रह गए हो। कुछ तो बोलो राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है तुम्हें जो तुम वहीं रह गए हो मुंबई। यह तो पता है ना कि आरव को तुम्हारी ज़रूरत है। उस बच्चे को क्यों सज़ा दे रहे हो ना, तुम्हें कितना मिस करता है। देखो आरोही, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा। कब आओगे यह तो बताओ। राहुल सोचता है, क्या मैं आरोही को सब सच बता दूं? तो राहुल कहता है, सुनो, मैं किस लिए मुंबई रुका हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। आरोही, मुंबई में रुकने का एक कारण। आरोही, हाँ तो राहुल, मैं वह कारण ही तो तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपनी अंजलि को ढूंढने के लिए रुका हुआ हूँ। आरोही कहती है, अंजलि, मैं कुछ समझी नहीं। देखो आरोही, वैसे इस बारे में तुम्हें इस बात में किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम इतना जिद कर रही हो तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो सुनो आरोही, मैंने अपनी अंजलि को यहाँ मुंबई में देखा है। आरोही एकदम घबरा जाती है, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो राहुल से कहती हैं, अंजलि को देखा है? तुम यह कहना चाहते हो क्या तुम मुझसे? आरोही, तो वो कहाँ है? तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जयपुर नहीं आ रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। साफ साफ बोलो। तुम मुझे कुछ बोलने दोगी आरोही तो मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा। देखो आरोही, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और तुमने जो मेरे लिए किया वह शायद कोई भी नहीं कर सकता। इस बारे में किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी तुम्हें बता रहा हूँ एक सच्चा दोस्त समझ के। तुम मुझे समझोगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक दिन मंदिर गया था, मुंबई के शिवरात्रि वाले दिन। तो उस दिन मैंने अंजलि को वहाँ पर पूजा करते हुए देखा। अंजलि मंदिर की परिक्रमा लगा रही थी, वही बाल, वही चेहरा, वही हंसी। तो तुम उससे मिले नहीं आरोही? जैसे ही मैंने उसे देखा और मैंने उसे आवाज़ लगाई, उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जैसे ही भीड़ को पार करके मैं उस जगह पर पहुंचा तो तब तक वहां से जा चुकी थी। मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, किसके साथ गई। मैंने उसे फिर आसपास ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। और उसी दिन से मैं उसे इधर उधर मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इसलिए मुझे कुछ दिन और लगेंगे। जब तक मैं अपनी अंजलि को नहीं ढूंढ लेता, उसे वापस अपने साथ नहीं ले आता, मैं जयपुर वहाँ वापस नहीं आऊँगा। आरोही को थोड़ी तसल्ली भी होती है कि अंजलि उसे नहीं मिली, लेकिन वो राहुल से कहती है कि राहुल, यह तुम्हारा कोई वहम होगा। कुछ मिलती जुलती उसकी शक्ल होगी अंजलि से, जैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, एक चेहरे के 7 लोग होते हैं। राहुल, वो सब मैं नहीं जानता, 7 हों या 8 हों, लेकिन वह मेरी अंजलि ही थी। अच्छा, अगर वह तुम्हारी अंजलि होती, अगर वह जिंदा है, तो फिर वह हमारे पास क्यों नहीं आई? वह मुंबई क्यों रहती है? वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर कैसे मुंबई रह सकती है? अगर वह जिंदा है तो
उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की कि इतने सालों में तुम अंजलि के पीछे इतने पागल हो गए हो राहुल कि तुम हर जगह अंजलि ही अंजलि दिखाई देती है। देखो राहुल, यह तुम्हारा कोई वहम है और तुम भी उस वहम के पीछे पागल हुए जा रहे हो। तुम वापस घर आ जाओ। राहुल, आरोही, तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यह बात बताई। मैंने सोचा कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम मुझे हौसला दोगी, लेकिन तुम भी ऐसी बातें कर रही हो तो मैं क्या करूं? राहुल यार, तुम नहीं समझ रहे हो। आरोही, अब तुम फ़ोन रख दो, मेरी बात सुनो। मैं अपनी अंजलि को लिए बिना यहाँ से नहीं आऊँगा, ठीक है? राहुल फ़ोन काट देता है, गुस्से में फ़ोन को दूर फेंक देता है और कहता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, सब मुझे पागल समझ रहे हैं। मेरे और अंजलि के प्यार को पागल समझ रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी अंजलि को ढूंढ कर रहूँगा। मुझे लग रहा है कि वह कोई बड़ी मुसीबत में है और मैं उसे उस मुसीबत से निकाल कर रहूँगा। अगर वह सही सलामत होती तो मुझसे मिलने वो जयपुर ज़रूर आती, लेकिन वह किसी मुसीबत में है। उधर दूसरी तरफ आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। अगर अंजलि जिंदा हुई और राहुल की बात सच निकल गई तो मेरा तो इस घर से पत्ता कटना ही तय है। लेकिन सोचने वाली बात, अगर 1% अंजलि जिंदा भी है तो फिर वह यहाँ क्यों नहीं आई? वह इतनी दूर मुंबई कैसे रहने चली गई? यह बात भी ठीक है। राहुल को अभी तक वह नहीं मिली है, लेकिन राहुल बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उसे ढूंढ रहा है और अगर वह मिल गई तो क्या होगा? हे भगवान, अंजलि ना हो, उसके जैसे दिखने वाली कोई और हो। मैंने राहुल को पाने के लिए कितने जतन किए हैं, इतने बड़े घर को संभाल रही हूँ सिर्फ राहुल को पाने के लिए, लेकिन वह तो जिद करके बैठा है ना। जब तक उसे वह नहीं मिलेगी वह नहीं आएगा। मैं यहाँ पर हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उधर सुहानी परेशान है, उसका मन नहीं मान रहा दूसरी बार शादी करने को। दादी सभी घर के सदस्यों को अपने कमरे में बुलाती हैं, सभी आते हैं। दादी कहती है, क्या बात है, जब से मैंने शादी की बात छेड़ी है मुझे किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। प्रिंस कहता है, ऐसी कोई बात नहीं दादी, हम तो सिर्फ आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कब आप अपना दूसरा आदेश देंगे और हम लोग उस पर काम करें। क्यों बहू रानी, तुम भी खुश नहीं दिख रही? मुझसे सुहानी कहती है, नहीं दादी जी, मैं खुश हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसा आप चाहें तो फिर ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरा, बुआ, बेटा और सुहानी और आलिया, तुम तीनों जाओ और शादी की शॉपिंग करो। सुहानी आज फिर से बाहर जा रही है। बुआ सुहानी और आलिया से कहती हैं, चलो तो फिर हम लोग शॉपिंग कर आते हैं, वरना माँ फिर से गुस्सा करेंगी, फिर से सोचेंगी कि हम लोग खुश नहीं हैं। उनकी खुशी में सुहानी तुम भी तैयार हो जाओ, जो तुम्हें पसंद आएगा वही शॉपिंग करेंगे। आखिरकार शादी तुम्हारी है, हमारी थोड़ी है। तो पहले हम लोग जो संगीत वगैरह के फंक्शन होंगे ना, उनकी ड्रेसेस लेनी शुरू करेंगे, उसके बाद फिर लहंगा देखेंगे। तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह शॉपिंग के लिए गाड़ी में जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक स्टैंड पर गाड़ी रुकी हुई होती है। एक साइड सुहानी की गाड़ी है और दूसरी साइड राहुल की गाड़ी है और राहुल की नज़र सुहानी पर पड़ जाती है, लेकिन गाड़ी के शीशे लगे होने के कारण राहुल ज़ोर ज़ोर से अंजलि को चिल्लाता है, लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। राहुल सिग्नल लाइन खुलती है और सुहानी की गाड़ी आगे चली जाती है। अब राहुल के पास यही मौका है सुहानी से बात करने का। अब राहुल यह मौका गंवाना नहीं चाहता, वह अपनी अंजलि से बात करना चाहता है। राहुल गाड़ी को अंजलि की गाड़ी के पीछे लगा देता है। राहुल खुश भी है, लेकिन उसे थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि वह आज अंजलि से बात कर पाएगा या नहीं, और वह खुश इसलिए कि उसकी अंजलि को तलाश सक्सेसफुल हो गई। उसने दोबारा अपनी अंजलि को देखा है। अंजलि की गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राहुल भी उनके पीछे पीछे होता है, लेकिन सुहानी के साथ बुआ और आलिया भी हैं। तो राहुल सोचता है कि ऐसे अचानक से इससे बात नहीं कर सकता, यह लोग उसके साथ कौन हैं और यह गाड़ी में कैसे। तीनों शॉपिंग मॉल में एंट्री कर लेते हैं। राहुल भी उनके पीछे पीछे। बुआ कहती है, चलो सुहानी, हम लोग आया गए हैं तो पहले यार थोड़ा सा अपना पेटीक्योर वगैरह करा लेते हैं, पहले थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं।
ना, उसके बाद फिर शॉपिंग करने में मज़ा आएगा, जैसे हमने पिछली बार किया था। मुझे अच्छा लगा था। सुहानी कहती है, नहीं बुआ जी, आप दोनों करा लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम तो सुहानी हर चीज़ के लिए मना कर देती हो, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, तुम एंजॉय नहीं करती हो अपनी लाइफ को। राहुल सोचता है कि यह लोग तो इसे सुहानी सुहानी बोल रहे हैं, अंजलि को यह लोग सुहानी क्यों बोल रहे हैं, यह तो मुझे अंजलि से बात करके ही पता चलेगा। बुआ कहती हैं, चलो ठीक है, हम अपना पेटीक्योर करा लेते हैं, तुम जब तक देख लो अपना शॉपिंग का, प्लीज़ यार दूर मत जाना, यहीं पर देख लो, हम लोग यहीं पर हैं, तुम्हें कुछ पसंद आता है तो वह तुम सेलेक्ट कर लो। सुहानी कहती है, ठीक है बुआ जी, मैं यहीं हूँ, राहुल के पास यही मौका है अंजलि से बात करने का। बुआ और आलिया अपने पेटीक्योर के लिए चली जाती हैं और सुहानी वहाँ पर कुछ कलेक्शन देखती रहती है। तभी राहुल सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अंजलि। सुहानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुहानी अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, आप कौन हो? अरे यह क्या बदतमीजी कर रहे हो, आपने हाथ कैसे पकड़ लिया? मैं आपको नहीं जानती, मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। राहुल कहता है, तुम्हें क्या हो गया अंजलि, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा राहुल हूँ। सुहानी कहती है, राहुल, मैं किसी राहुल को नहीं जानती, देखिए आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी अंजलि नहीं हूँ, आपकी अंजलि यहीं कहीं होंगी। आप चाहें तो अलाउंस करवा सकते हैं उनके नाम का, वहीं होंगे मॉल में कहीं। राहुल कहता है, नहीं तुम ही मेरी अंजलि हो और मॉल में नहीं, तुम हो मेरी अंजलि। तुम्हें क्या हो गया है और तुम मुंबई क्यों आ गई? तुम जयपुर क्यों नहीं आई? वापस देखिए जी, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मैं बताओ तुम्हें कितने दिन से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सुहानी कहती है कि मेरा नाम सुहानी है, मेरा नाम अंजलि नहीं है, मैं आपकी अंजलि नहीं हूँ। मैं कितनी बार आपको बताऊँ? तभी मॉल का मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैडम, आपको कोई परेशानी है? सुहानी कहती है, नहीं जी, मैं ठीक हूँ। सुहानी कहती है, देखें अभी तो मैंने झूठ बोला है, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं उनको बोल दूँगी तो आपको बहुत डांट लगाएंगे, आपको पुलिस भी कर सकते हैं। राहुल बोलता है, इन लोगों से मुझे उस बात का डर नहीं है। अंजलि, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा राहुल हूँ, तुम्हारा एक बेटा है और अब तो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम्हारी फैमिली है। जयपुर में अंजलि राहुल से बार बार मना करती है कि मैं आपकी अंजलि नहीं हूँ। तभी बुआ बाहर आती है और कहती हैं, क्या हुआ सुहानी, यह कौन है? सुहानी कहती है, पता नहीं बुआ जी, यह मुझे अंजलि अंजलि कह कर बुला रहे हैं, शायद इनकी वाइफ का चेहरा मुझसे थोड़ा मिलता हो, शायद इसलिए। बुआ कहती हैं कि तुम रुको, अभी उसे मैं देखती हूँ कौन है, ऐसे लोग होते हैं, फ्रॉड होते हैं यह लोग। बुआ राहुल से कहती हैं, कौन हो भाई तुम? पुलिस में पकड़ा दूंगी। क्या अंजलि अंजलि लगा रखे हो? इसका नाम सुहानी सिंह है। तुम्हें पता है तुम किसकी पत्नी को अंजलि बोल रहे हो? अगर उसको पता चल गया ना तो तुम पूरी मुंबई में तुम दिखने नहीं वाले। इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं, तुम अपनी बात बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राहुल कहता है, देखिए मैम, वह मेरी वाइफ हैं अंजलि, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम तो अभी रुको, तुम नहीं समझोगे, मुझे तो लगता है तुम पागल खाने से छूट कर आए हो। बुआ मैनेजर को आवाज़ लगाती हैं, उसे कहती हैं कि इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैनेजर कहता है, सॉरी मैडम, मेरी गलती है, मैं इनको अभी बाहर निकालता हूँ। मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाकर राहुल को ज़बरदस्ती मॉल से बाहर निकाल देता है। सुहानी बहुत घबरा जाती है और वह रोने लगती है। वह सुहानी से कहती हैं कि तुम घबराओ मत, वह चला गया है। सुहानी कहती है, बुआ जी मुझे घर जाना है। बस क्या राहुल वापस अंजलि से बात करेगा या फिर वह ऐसे ही चला जाएगा? तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।